सार्थक कुंडू कुंडू All right, hi everyone, good evening. Yeah, hi, good evening Kushal, good evening Samarth. Hi Aditya, hi Tanmay. Hi Harsh. Hi Gaurav. All right. ठीक है, सो हमारा आज केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर कंप्लीट करने का टारगेट है. आप लोगों को लास्ट क्लास का होमवर्क मैंने भेजा था. आई एम अज्यूमिंग कि वो आप लोगों ने अभी तक अटेम्प्ट नहीं करा होगा. ठीक है, बट डू टेक आउट टाइम टू अटेम्प्ट दैट एंड आफ्टर टुडेज क्लास फिर बचा हुआ बाकी का बुकलेट आप टारगेट कर सकते हो कंप्लीट करने के लिए. ठीक है. नाउ लास्ट टाइम हमारा थोड़ा सा डाउट डिस्कशन रह गया था ऑफ द प्रीवियस टू प्रीवियस होमवर्क. मैंने कहा था आपको हम लोग इसको कंटिन्यू कर लेते हैं. नाउ दीज वर द डाउट्स दैट वर कोलेटेड ड्यूरिंग द लास्ट क्लास. ठीक है, डीपीपीज के डाउट कोलेट नहीं हुए थे. डीपीपीज के मैं अलग से कर लूंगा. अभी पहले ये जो बचे हुए क्वेश्चंस थे गेट इक्विप टू मेंस के साथ एंड अदर क्वेश्चंस ऑफ डीपीपीज, उनका डिस्कशन कर लेते हैं. ठीक है, तो क्विकली इस डिस्कशन को क्लोज करेंगे. गेट इक्विप टू मेंस के, ठीक है, जो कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनको मैं डिस्कस करके अभी क्लोज कर लेता हूं. सो क्वेश्चन नंबर 12 एंड 17 आर द नेक्स्ट इन लाइन. ठीक है, सो गेट इक्विप टू मेन, इसमें क्वेश्चन नंबर 12. 12th question is more of a, you can say, conceptual question. ये जो boiling होता है, right, it occurs at constant T, P condition, right. तो जो हमारा liquid phase है, vapor phase है, right, इन दोनों का equilibrium रहता है and they are going to have the same kinetic energy. ठीक है, the average kinetic energy is going to be the same. क्योंकि इसके बाद जो एनर्जी हम लोग सप्लाई करते हैं टू टेक द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू द गैसियस स्टेट, दैट ऑल गोज इनटू दिस पोटेंशियल एनर्जी. जो लेटेंट हीट हम लोग सप्लाई करेंगे, दैट गोज इन कन्वर्जन इन ओवरकमिंग दिस पोटेंशियल एनर्जी बैरियर. ठीक है, नहीं, critical point is different. Critical point is when or the states or the temperature above which liquid cannot be compressed.
sorry, gas cannot be compressed or liquefied. ठीक है, इसमें जस्ट टू ब्रिंग इन मोर क्लैरिटी, ठीक है, क्योंकि तुमने ये पॉइंट पूछ लिया है अभी, तो नोटिस करना, लाइक इन फैक्ट लेट मी पिक द फोटोज फ्रॉम एटकिंस इटसेल्फ, ठीक है, या आई थिंक कई बार स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है, तो थोड़ी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए मैं आप लोगों को अब बता देता हूँ, क्योंकि अब आप इक्विलिब्रियम चैप्टर भी पढ़ चुके हो एंड थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ चुके हो, केमिकल इक्विलिब्रियम भी पढ़ चुके हो, ठीक है, जस्ट गिव मी वन मोमेंट, थोड़ा सा ढूंढने दो। ठीक है, थोड़ा टाइम बाद भी आप लोग ऑब्जर्व करोगे, बट मैं अभी एक आइडिया देना चाहूंगा। दिस इज कॉल्ड एज अ फेज डायग्राम, ठीक है, फेज डायग्राम ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है, कोई भी प्योर सब्सटेंस है, फॉर एग्जाम्पल लेट से आयरन, ठीक है, या फिर वाटर, ठीक है, वाटर के केस में ये जो लाइन है इसका स्लोप थोड़ा सा नेगेटिव रहता है, क्योंकि लिक्विड और सॉलिड में सॉलिड का डेंसिटी एक्चुअली कम रहता है, ठीक है, तो वाटर के लिए थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। दिस इज फॉर मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस। नाउ व्हाट डज दिस डायग्राम टेल यू? इट टेल्स यू under conditions of pressure and temperature, ठीक है, what will be the physical state of the substance, right? This graph shows the physical state of a substance under given temperature comma pressure conditions, ठीक है, सो यहां पर नोटिस करना, फॉर एग्जाम्पल लेट से वाटर में ले रहा हूं, ठीक है, ऑल्दो वाटर का जैसे मैंने बताया ग्राफ ये थोड़ा सा ऐसा रहता है, द स्लोप ऑफ दिस बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है, दिस स्लोप इज टुवर्ड्स द लेफ्ट, ठीक है। अब इसमें नोटिस करना, अगर मैं आपको प्रेशर का वैल्यू बता दूं, टेम्परेचर का वैल्यू बता दूं और आप उसको प्लॉट करोगे तो आपको सब्सटेंस का फेज क्या होगा वो पता पड़ जाएगा। इट कैन बी इन सॉलिड फेज, लिक्विड फेज और वेपर फेज, ठीक है। बियॉन्ड दिस टेम्परेचर टीसी, ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर, ये आपने गैसियस स्टेट में पढ़ा था, बियॉन्ड दिस टेम्परेचर, ठीक है, वी कॉल द सब्सटेंस टू बी इन सुपर क्रिटिकल स्टेट। व्हाट इज दैट सुपर क्रिटिकल स्टेट? यहां पर आप नोटिस करोगे दैट देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन लिक्विड एंड वेपर, ठीक है, इन दिस सुपर क्रिटिकल स्टेट, राइट। इसके आगे अगर टेम्परेचर भी है और आप कितना भी प्रेशर लगा दो, यू विल नॉट अचीव लिक्विड स्टेट, ठीक है। लिक्विड स्टेट यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा, इस टेम्परेचर पे, क्रिटिकल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर है, आप प्रेशर बढ़ाओगे बढ़ाओगे तो यू कैन एक्चुअली लिक्विफाई अ गैस, ठीक है।
So temperature greater than Tc, gas cannot be liquefied. ये आपका क्रिटिकल स्टेट के आगे का, क्रिटिकल टेम्परेचर के आगे का ऑब्जर्वेशन रहता है. ठीक है. नाउ क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है वो तो खैर आप लोगों को पता ही है, वो हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है पहले. अब इस ग्राफ में बॉइलिंग पॉइंट कहाँ पे होता है तो नोटिस करना, डिपेंडिंग अपॉन एट व्हाट प्रेशर द एक्सटर्नल प्रेशर इज, आपको बॉइलिंग पॉइंट पता पड़ता है. सो फॉर एग्जांपल इफ P एक्सटर्नल इज 1 atm, ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो भी टेम्परेचर होगा दैट इज योर बॉइलिंग पॉइंट. 1 atm एक्सटर्नल प्रेशर के करस्पॉन्डिंग जो भी लिक्विड और वेपर के बीच का डिस्टिंक्शन आएगा, जहां पे लिक्विड और वेपर के बीच की बाउंड्री को कट कर रहा होगा, वो आपका बॉइलिंग पॉइंट होगा. ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट समझ में आया. अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर चेंज कर दोगे, ठीक है, लेट्स से आप शिमला में चले गए, एक्सटर्नल प्रेशर कम हो गया, तो आप नोटिस करोगे दैट कम एक्सटर्नल प्रेशर के करस्पॉन्डिंग बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है. ठीक है. All right, then a triple point is a fancy thing. It's a point where all three phases are going to coexist, but this isn't something which is relevant for you अभी के लिए. लाइक अपने जेई एडवांस के सिलेबस के हिसाब से you need not be concerned about what triple point is in depth. एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग काफी है. ठीक है, चाहिए तो इसका कोई फैंसी यूट्यूब वीडियो देखना, बहुत अच्छा लगता है देखने में, मजा आता है. लाइक यू कैन सी ट्रिपल पॉइंट का ऐसे जनरली यूट्यूब पे सर्च करोगे ना तो मिल जाएगा. तो उसमें कैसा होगा, जैसे वाटर का ट्रिपल पॉइंट वो दिखाएंगे, तो उसमें एट दैट ट्रिपल पॉइंट कंडीशन यू विल फाइंड आइस, लिक्विड एंड बबल्स, ऑल थ्री टुगेदर. ठीक है, तो देखने में अच्छा लगता है, मजा आता है, बट अपने सिलेबस में नहीं है. लाइक वी डोंट रियली नीड टू गेट इनटू द थर्मोडायनेमिक डिटेल्स ऑफ इट. ठीक है. ये सॉलिड फेज का रीजन है, ये लिक्विड फेज का रीजन है, ये वेपर फेज का रीजन है. ठीक है, ये जो लाल लाल लाइनें हैं, राइट, दीज आर कॉल्ड एज फेज बाउंड्रीज. सो दिस इज अ बाउंड्री बिटवीन सॉलिड एंड वेपर फेज. राइट, तो मतलब मान लो इस कंडीशन में सॉलिड रखा हुआ है, ठीक है, इस प्रेशर और इस टेम्परेचर पे, एंड आई डिसाइड टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर, देन इट विल डायरेक्टली गो फ्रॉम सॉलिड टू वेपर फेज. ठीक है, इस बाउंड्री को क्रॉस करते मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वो सब्लिमेट हो जाएगा. ठीक है, so that is solid liquid boundary, sorry solid vapor boundary. You have solid liquid boundary also, you have liquid vapor boundary also. तो इसको हम लोग फेज डायग्राम कहते हैं, P versus T diagram, which gives you the perspective of the physical state in which the substance would be under given temperature pressure conditions. इसमें I wanted you to notice critical temperature and boiling point temperature. ठीक है, critical temperature is much more than the boiling point temperature. ठीक है, तो ये एक छोटा सा आइडिया आपको रखना चाहिए. आगे भी आएगा, आगे एक चैप्टर रहेगा लिक्विड सॉल्यूशन, उसमें वापस से इस डायग्राम को मैं रेफर करूंगा. अभी के लिए इतना बेसिक काफी है. ठीक है, ट्रिपल पॉइंट पे ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है.
तो कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है when liquid is in equilibrium with its vapor, that is at its boiling point, then what is the relationship between the average kinetic energy of both the phases? The relationship is that both the kinetic energies, average kinetic energies, liquid phase and vapor phase, दोनों equal रहती हैं, right? अब आप heat और supply करोगे तो it will take the molecules from liquid to vapor phase, and that is the heat supplied is called as latent heat, and all that goes in overcoming the potential energy gap. ठीक है. हाँ हाँ, इनफैक्ट मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए एडिट कर ही देता हूँ. ठीक है, मैं इनफैक्ट ऐसा, रुक जाओ, इसको मैं ना अभी थोड़ी देर में आप लोगों के लिए, लेट मी एक्चुअली पुट इट इन द नोट्स इटसेल्फ. मैं आज एक टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ जिसमें ये काम आएगा. हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम का, तो वहां पे मैं एक्चुअली इसको लेके चला जाऊंगा. ठीक है, वाटर के लिए ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ स्लोप रहता है. ठीक है, अभी थोड़ी देर में इसको नोट्स में इंक्लूड करता हूं मैं. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 17. ओके, 17th में कहाँ अटक गए थे? 17th तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है. For the reaction Kc is this much, what concentration of NaOCl must be put in a 4-liter vessel at the start in order to achieve 1 molar concentration of NaOCl? तो मतलब इसमें कहाँ अटक गए? अब वॉल्यूम में गड़बड़ कर रहे होगे तो ठीक है. ठीक है, पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेशन में ही एनालिसिस कर लो. मोल्स में क्यों जाना है, अपना टाइम वेस्ट करना है. सी कॉन्सेंट्रेशन मान लो इक्विलिब्रियम पर C माइनस 2x और ये x हो जाएगा, राइट. एंड Kc will be equal to 2x का स्क्वायर into x upon C minus 2x का स्क्वायर, and the other equation will be that C minus 2x is equal to 1 मोलर. तो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल हैं, C और x दोनों सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, then 19th and question number 5. okay, 19th तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है. ये तो हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स, ये एक तरीके से थर्मोडायनेमिक्स की याद दिला रहा है आपको. ठीक है, यहाँ पर व्हाट आर द साइंस ऑफ डेल्टा एच, डेल्टा एस एंड डेल्टा जी ऑफ फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड. फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड मतलब H2O सॉलिड से, सॉरी H2O लिक्विड से H2O सॉलिड में जा रहा है, तो एंट्रोपी तो डिक्रीज हो रही है, राइट. लिक्विड से सॉलिड में जा रहे हैं तो डेल्टा एस इज लेस देन 0. ठीक है, एंड लिक्विड से सॉलिड जाना मतलब हीट रिलीज होगी, क्योंकि द ऑपोजिट प्रोसेस इज हीट अब्सॉर्बिंग ना. यहां पर अगर मैं उल्टा जाता हूं, सॉलिड से लिक्विड जाता हूं, तो क्या होता है, हीट अब्सॉर्ब होती है, बट लिक्विड से सॉलिड जा रहा हूं तो हीट रिलीज हो रही होगी, तो डेल्टा एच इज ऑल्सो लेस देन 0, राइट. अब रहा सवाल डेल्टा जी का, राइट. सो लिक्विड से सॉलिड एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड 1 atm is spontaneous,
राइट. तो दिस इंप्लाइज डेल्टा जी विल बी लेस देन 0. तो डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है, जिसको भी डाउट था 19th क्वेश्चन क्लियर है. ऑलराइट, देन 5th and 10th क्वेश्चन. ओके, 5th क्वेश्चन क्या था? 5th question is more like a trick question. All you need to focus is on the units. Value से कुछ नहीं समझ में आएगा. Just focus on the units and you will realize that this means delta ng का value 1 होगा. तो अगर आप A ऑप्शन, B ऑप्शन, C ऑप्शन, D ऑप्शन असेस करोगे कि इनमें डेल्टा ng का वैल्यूज क्या है, तो यू विल गेट योर आंसर किससे मैच करेगा. ठीक है, इफ यू लुक एट द A ऑप्शन, डेल्टा ng इसमें 1 रहेगा. ठीक है, डोंट फॉरगेट द फैक्ट कि ये सॉलिड है. यहाँ पर इट विल बी 2, राइट. तो यूनिट फिर ATM स्क्वायर होना चाहिए था. यहाँ पर इट इज 5, तो रूट ATM यूनिट होना चाहिए था. एंड D में भी डेल्टा ng 1 है. ओके, तो फिर A और D 2 ऑप्शन हो गए तो आंसर के लिए. माइनस नहीं, मेंस का क्वेश्चन है ना, सिंगल चॉइस होना चाहिए था. बट ठीक है, अब इसमें 2 आंसर आ रहे हैं. A भी आ रहा है, D भी आ रहा है. ठीक है, यूनिट्स के थ्रू जाना है. ठीक है, गो विद द यूनिट्स. दैट इज व्हाट इज प्रोवाइडिंग अ हिंट कि इसका यूनिट ATM है, मतलब डेल्टा ng 1 होना चाहिए. ओके, देन 10th क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, स्टार्टिंग विद 1 mole of O2 and 2 moles of SO2. Equilibrium for formation of SO3 was established. V is the volume of the vessel. 2x is the number of moles of SO3 present. Equilibrium constant is. ठीक है ना. हाँ, ये क्वेश्चन एक्चुअली गड़बड़ है. ठीक है, दिस इज गड़बड़. Can anyone tell me why it is a गड़बड़ question? What is the गड़बड़ in this question? Like, I'll give you a hint. There can be many answers to this question. हाँ, आपका आंसर करेक्ट आया होगा, नो डिनायल, एंड वो पीछे से मैच भी करा होगा. बट आई एम सेइंग दैट इज वन ऑफ द करेक्ट आंसर्स. द गड़बड़ इज दैट रिएक्शन इज नॉट मेंशन्ड. मैं कुछ भी कोफिशिएंट ले सकता हूं ना अपने हिसाब से. करेक्ट पूर्णा. आई कैन राइट द इक्वेशन इन वट एवर वे दैट आई वॉन्ट. इन्होंने यहां पर अज्यूम कर लिया that this is the reaction. SO2 plus O2 is giving SO3 and इन्होंने coefficients 2, 1 और 2 assume करके solve कर दिया. Had they given some other coefficients, मान लो ये 1, 1/2 और 1 होता, right? तो फिर मेरा अलग
फॉर्म रहता ऑफ द के। ठीक है, ये इसमें ध्यान देने लायक पॉइंट है। बाकी तो ठीक है, बाकी तो देयर इज नथिंग एल्स टू बी बॉदर्ड अबाउट। ये 2 माइनस 2x होगा, ये 1 माइनस x होगा, ये 2x होगा, क्योंकि दिया हुआ है 2x मोल्स है इक्विलिब्रियम पे। अब आप Kc का एक्सप्रेशन लिख लेना बाय डिवाइडिंग बाय द वॉल्यूम। ये मोल्स है, ठीक है, दिस इज मोल्स एनालिसिस। तो उसके बाद आप Kc का एक्सप्रेशन लिख सकते हो खुद से। ऑल राइट, 22, 32, 25। 22 में 22, ऑल राइट, 22 में 22 तो हो जाना चाहिए। 22 इज doable. It isn't something which is a difficult question. 2A2B is giving A2 plus B2. Kp is total pressure. ठीक है, and 4 moles of A2B is given. Right? तो यहाँ पर Kp is equal to Kx into P total raised to the power of delta Ng. ठीक है, and mole analysis. ये मेरा चॉइस रहेगा। मुझे कैसे स्ट्राइक करा ये कि मैं मोल एनालिसिस करूं और Kp Kx का एक्सप्रेशन यूज करूं? एज आई सेड, विद प्रैक्टिस। मोल का डेटा दिया हुआ है, ठीक है, अल्फा वगैरह पूछा जा रहा है, और Kp और P टोटल का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, उनके बीच का रिलेशनशिप। तो मुझे ये स्ट्राइक कर गया दैट ये चीज़ें यूज करनी है। बाकी तो अपना अप्रोच है, वो हम लोग यूज करेंगे। सबसे पहले अपने अप्रोच में हम लोग रिएक्शन लिखते हैं, ठीक है, फिर अपना फॉर्मेट लिखते हैं, स्टार्ट, रिएक्टेड, प्रोड्यूस्ड, इक्विलिब्रियम, एंड देन एनालिसिस कर रहे हैं, मोल्स में एनालिसिस कर रहे हैं। 400 minus 2x plus 2x plus x, so 4 minus 2x 2x x, राइट। अब x कैसे सॉल्व कर रहे हैं? ये Kp का एक्सप्रेशन यूज करके, Kp is equal to Kx into P total raised to the power of delta Ng. so Kx कैसा रहेगा? ये 2x अपॉन टोटल मोल्स हो जाएंगे 4 प्लस एक्स रेज टू द पावर ऑफ 2 इंटू एक्स अपॉन 4 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2x अपॉन 4 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू पी टोटल रेज टू द पावर ऑफ 1 इज इक्वल टू Kp। एंड यहाँ पर Kp और P टोटल बराबर दिया हुआ है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा, उससे यू विल गेट x, ठीक है। एंड अल्फा क्या रहेगा? इसमें जल्दबाजी मत करना। अल्फा विल बी 2x अपॉन 4 मोल्स रिएक्टेड अपॉन इनिशियल मोल्स, ठीक है, एंड देन यू विल गेट द रेस्ट ऑफ द आंसर्स। अब मैं क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बट यू शुड रियलाइज व्हाट द अप्रोच फॉर दिस प्रॉब्लम सॉल्विंग वाज, ठीक है। ऑलराइट, देन 32 एंड 25। 25 में क्या? 25 तो मतलब favored by low pressure. What do you mean by favored by low pressure? मतलब P increases, what happens? Reaction shifts towards more gas moles, right? ये हमारा LCP का अंडरस्टैंडिंग है। अगर आपको ये अभी तक प्रैक्टिस नहीं हुआ है तो फिर प्रैक्टिस करो, और यू कैन गो मैथमेटिकली ऑल्सो एंड look at the delta Ng values and comment. अब यहाँ पे more gaseous moles, more gas moles in forward direction, ये किस में दिख रहा है? In which option do you see that? Only and only C option में दिख रहा है। A और B में तो डेल्टा Ng 0 है, लाइक दोनों तरफ बराबर मोल्स हैं, और D में रिएक्टेंट साइड पे ज्यादा मोल्स हैं, तो इट इज ओनली C ऑप्शन विच इज कमिंग आउट क्लियरली, ठीक है। 32 तो हमने क्लास नोट्स में करा है ना। दिस वाज समथिंग
ये हो सकता है हाँ आपका कल डाउट रह गया हो, बट आई थिंक दिस वाज डन इन क्लास यस्टरडे जब मैंने इनर्ट गैस का रोल डिस्कस किया था। ठीक है, मोल फ्रैक्शन में ये इनर्ट गैस लेना होता है। ठीक है, ऑलराइट, हैविंग सेड दिस, अब आप मुझे इसमें से डाउट बता दो। नहीं नहीं, किरचॉफ इक्वेशन होल्ड्स ट्रू। ओके, मैं सबके साथ शेयर कर देता हूँ। ये यश का डाउट है। डज एनीवन हैव एन आंसर टू दिस? किरचॉफ इक्वेशन क्या होता था? व्हाट वाज किरचॉफ इक्वेशन? वेरिएशन विद टेम्परेचर. That is what Kirchhoff equation used to tell us about delta H, and let's say if we take it to delta S also. अब standard state में have I mentioned temperature to be a particular value? स्टैंडर्ड स्टेट में आपने नोटिस किया होगा, मैंने इसीलिए स्टार्टिंग में भी इंसिस्ट किया था, टेम्परेचर इजंट अ पार्ट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड स्टेट। वो तो कुछ दिया नहीं होता है तो हम लोग 298 केल्विन लेके चलते हैं, बट टेम्परेचर इजंट पार्ट ऑफ डेफिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड स्टेट। तो डेल्टा एच नॉट एंड डेल्टा एस नॉट वैल्यू जो है ये टेम्परेचर के साथ में चेंज हो सकती है। मतलब आई कैन वेरी वेल राइट किरचॉफ इक्वेशन in both these ways. Delta H at T2 is equal to delta H at T1 plus integral delta Cp reaction dt. ठीक है, और अगर स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंजेस हैं तो उनके लिए भी मैं ये लिख सकता हूं। इज दैट क्लियर यश? ओके, नाउ डीपीपी के डाउट बता दो फटाफट फटाफट। सबसे पहले डीपीपी नंबर 39 से स्टार्ट करता है। डीपीपी 39 में एनी क्वेश्चंस? क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 8। ओके, 6 और 7 भी है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। 1 में कहाँ अटक गए? इन अ रिएक्शन A plus 2B is giving 2C, 2 moles of A, 3 moles of B, 1 mole of 2। नहीं कर रहा मैं ये। ठीक है, टू इजी, अभी नहीं कर रहा मैं इसको। You should be able to do and get the answer. Question number 8 multiple students ने पूछा है, so is there like some particular like calculation which is garbad for the gases reaction XO plus O2 giving XO2
द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अरे फिर से इन्होंने रिएक्शन नहीं दिया यार। ठीक है, ये ऐसा ये होता है, मतलब गड़बड़ कर देते हैं ये। दे शुड हैव गिवन द रिएक्शन। किसका के है? शुड हैव गिवन द रिएक्शन विद केसी, राइट? तो आई थिंक अगर आप नीचे आंसर्स में सोल्यूशन में देखोगे तो इट करस्पॉन्ड्स टू दिस इक्वेशन, 2xo plus O2 is giving 2xO2। ठीक है, इसका केसी दिया हुआ है एंड इसका 1 मोल, इसका 2 मोल 1 लीटर वेसल में है, एंड देन फिर आपको सॉल्व करना है। और इसमें भी ये क्या नॉनसेंस है, इसमें आपको हाँ अप्रोक्सीमेशन लग जाएगा। ठीक है, आई वुड से अप्रोक्सीमेशन आप यूज कर सकते हो, अदरवाइज क्यूबिक कहाँ सॉल्व करने बैठेंगे। ठीक है, सो Kc इज इक्वल टू 2x की पावर 2 अपॉन 1 माइनस 2x की पावर 2, 2 minus x is equal to 10 की पावर minus 4 is very small। ठीक है, तो you can take the approximation that x is much less than 1। ठीक है, मतलब you can take this approximation over here। या तो ये बहुत छोटा है या ये बहुत छोटा है, इन दोनों में से this is the one which is likely to be, अच्छा नहीं सॉरी, न्यूमरेटर स्मॉल होगा ना, हाँ न्यूमरेटर इज स्मॉल, वेरी स्मॉल, न्यूमरेटर इज स्मॉल मतलब x अप्रोचेस 0। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो Kc कैन बी रिटर्न एज 2x का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर 2 की पावर 1। तो ये आपका x का आंसर कितना आ जाएगा, √2/2, 1/√2 इंटू 10 की पावर -2। इज इट मच लेस देन 1? द आंसर इज हाँ, ये वैलिड है, इतना बुरा नहीं है। और आप इसके हिसाब से आंसर कर देना। ठीक है, मोल पर लीटर थोड़ा ना आएगा, लीटर पर मोल ही तो आएगा ना, यूनिट सही तो है ये। डेल्टा एनजी इसका -1 है ना, तो मोलार स्क्वायर अपॉन मोलार स्क्वायर अपॉन मोलार, तो 1 अपॉन मोलार। ठीक है ना, ऑलराइट देन इसमें 6 एंड 7 भी पूछा है। 6th में इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, इसमें क्या डाउट आ गया 6th और 7th में, ये तो सिंपल ही है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन A2 plus B2 giving 2AB is 20, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/20 which is 0.05। इसमें कहाँ अटक गए। एंड 7th में रेसिप्रोकल करने के बाद में स्क्वायर रूट भी करना पड़ेगा। ये तो मतलब फर्स्ट लेक्चर स्टफ है, फर्स्ट सेकंड लेक्चर में पढ़ा था। रेसिप्रोकल करा और उसके बाद में स्क्वायर रूट भी लेना पड़ा ना, क्योंकि डिवाइड बाय 2 करा, तो ये सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑलराइट। डीपीपी 40 में बता दो फटाफट, एनी डाउट्स इन डीपीपी 40? Any questions in DPP 40? First question and 5th question.
तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिक्कत है? आप अपना एनालिसिस फॉलो करोगे तो आपको अपने आप चीजें होती हुई दिख जाएगी. Like CH3 COCH3 is dissociating into CH3 CH3 plus CO, right? Initial pressure is 100. ठीक है, तो 100 माइनस P एंड P हो जाएगा, राइट? एंड जो मोल फ्रैक्शन है CO का, that can be written in terms of pressure also, partial pressure also. So P upon 100 plus P is 1/3, right? Implies P कितना हो रहा है? ये 3P 2P 2P 50 हो गया, है ना? तो K कितना आ जाएगा? KP will be equal to P into P upon 100 minus P. तो 50 into 50 upon 50, that is 50 mm Hg. That's it. Fifth question. वो बाय मोल्स ले लो यश, बाय वॉल्यूम जो लिखा हुआ है ना, टेक इट टू बी बाय मोल्स, जो यूडियोमेट्री में है ना, वही कॉन्सेप्ट. Right, so N2O4 is giving 2NO2. 50% of N2 is 50% of the total at equilibrium dissociation. तो ये A0 और इनफैक्ट आपको चाहिए तो ये x10 1 minus x2x, so 2x upon 1 plus x is equal to 1/2. इसको सॉल्व करके x निकालो और परसेंटेज डिसोसिएशन आ जाएगा. Any other doubt in DPP 40? ऑलराइट, ठीक है, ग्रेट. आगे बढ़ते हैं, फिर अपना चैप्टर खत्म करते हैं आज का. लेट मी जस्ट क्विकली टेक अप दैट फेज डायग्राम. All right, so you have the following equilibrium in front of you, and these are heterogeneous equilibrium जिन पर I am going to apply LCP. हाँ, simultaneous equilibrium भी आज कर लेंगे. So you have an equilibrium like H2O liquid and H2O gas के बीच में, ठीक है, या फिर certain salt mix having an equilibrium with the moisture content. अब what will be the effect of temperature and effect of pressure? That is what we are trying to understand over these equilibrium. ठीक है. Now, as you can see and understand, this is an endothermic process. Like liquid से गैस जाने के लिए हीट सप्लाई करनी पड़ती है, या किसी सॉल्ट को डिहाइड्रेट करना है, उसमें से मॉइस्चर कंटेंट रिमूव करना है, तो उसको हीट अप करना पड़ता है, राइट? क्योंकि ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये कोवलेंट बॉन्डेड या हाइड्रोजन बॉन्डेड होंगे क्रिस्टल के साथ में. तो अगर ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, which is an expected knowledge from you, so you should be able to say that if I increase the temperature, equilibrium would shift in the forward direction. ठीक है. Also notice करना यहाँ पर इफेक्ट ऑफ प्रेशर कैसा रहेगा. You can again think by LCP that pressure increase करने पर equilibrium lesser gaseous moles की तरफ shift करता है, right? और you could have also thought of that delta Ng is positive. Delta Ng positive है, मतलब P न्यूमरेटर में है of QP का एक्सप्रेशन, तो P बढ़ाऊंगा Q बढ़ जाएगा, शिफ्ट बैकवर्ड हो जाएगा. ठीक है, तो ये आपको समझ में आया.
Is this clear? All right. On these lines, what about this equilibrium? H2O solid and H2O liquid. What will be the effect of temperature and pressure on this equilibrium? If I increase temperature, in which direction will the equilibrium shift? If I increase pressure, in which direction will the equilibrium shift? बताओ जरा. Okay, I'm getting certain answers. टेम्परेचर का तो काफी इजी है. टेम्परेचर का तो आई एम श्योर सभी दे पा रहे हैं. दैट टेम्परेचर मैं बढ़ा दूंगा तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट होगा. ठीक है. बट व्हाट अबाउट प्रेशर? प्रेशर का किसके पास में आंसर है? ठीक है. इसमें व्हाट आई वुड लाइक टू हाईलाइट इज डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 विल बी इनकरेक्ट. ठीक है. डोंट राइट इट एज डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 एंड फिर उसके बाद बोल दो नो इफेक्ट. ठीक है. यहाँ पे द थिंग इज डेल्टा एन जी इज नॉट डिफाइंड. डेल्टा एन जी डिफाइन करने के लिए यहाँ पर एटलीस्ट वन गैशियस स्पीशीज होनी चाहिए ना. ठीक है. एटलीस्ट वन गैशियस स्पीशीज रहनी चाहिए. तो हम इसको कैसे आंसर करते हैं? इसको आंसर करने के लिए अब मैं आपको एक न्यू पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ. ठीक है. तो ये न्यू पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को ग्रास्प करना. इसका डेरिवेशन थर्मोडायनेमिक्स में है. ठीक है. dg इज इक्वल टू vdp माइनस sdt वाली जो इक्वेशन थी. ऑल्दो मैं बता भी दूंगा तो आपको याद नहीं रहने वाला. तो आपका सिर्फ इसका इतना सा पर्सपेक्टिव ध्यान में रखना दैट जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं, ठीक है, व्हेन वी इंक्रीज द प्रेशर, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टुवर्ड्स मोर डेंस फेज. ठीक है. यहाँ पे हाँ ये लिखा है ना, ये स्टेटमेंट इसको देखो, ये आप स्टेटमेंट ध्यान रखना. एज प्रेशर इज इंक्रीज्ड the equilibrium shifts towards lesser volume और higher density. ठीक है. ऐसे हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम के लिए आप ये ध्यान में रखोगे जहां पर आपको डेल्टा एनजी डिफाइन करने को नहीं होगा. ठीक है. तो यहां पर अब ये नॉलेज आपसे एक्सपेक्टेड है दैट यू वुड नो H2O सॉलिड एंड H2O लिक्विड में किसकी डेंसिटी ज्यादा है. ठीक है. दिस इज समथिंग व्हिच इज एक्सपेक्टेड नॉलेज फ्रॉम यू, दैट डेंसिटी ऑफ वाटर इज मोर देन आइस. So the equilibrium shift towards more dense phase, more dense substance, that is H2O liquid. तो यहाँ पर melting of ice is favored by higher pressure and of course higher temperature. ठीक है. अब ये इस लड़की ने यहाँ पर 3 फेज डायग्राम बनाया है बट सही से नहीं बनाया. बच्चे नोट्स भी अच्छे से कॉपी नहीं करते हैं. कोशिश तो है बट चलो ठीक है. मैं ये 3 फेज डायग्राम मैं यहाँ पे चिपका देता हूँ जो अपन ने अभी समझा था ना थोड़ी देर पहले. यहाँ पे चिपका देना चाहिए मुझे.
ठीक है, तो आप यहाँ पे नोटिस करना अब if you will notice सॉलिड और लिक्विड वाला लाइन, तो ये कैसा है, ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ स्लोप है इसका। तो अगर आप नोटिस करोगे मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, 1 atm पर, लेट्स से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीजिंग पॉइंट है, अगर मैं कोई हायर प्रेशर ले रहा हूँ तो उसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर और पीछे चला जा रहा है। ठीक है, तो प्रेशर बढ़ाने पर मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा या फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं प्रेशर बढ़ा दूंगा तो उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर कम हो जाएगा। 1 atm पर ही कितना है, 1 atm पर इट विल बी दिस 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अच्छा फिजिक्स में करा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो देन इट इज ग्रेट। ठीक है, तो इसमें ये चीज ध्यान रख लेना, ये लेफ्ट हैंड साइड जो स्लोप है वो वाटर के लिए है, बिकॉज उसमें डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज मोर, सॉलिड इज लेस। अगर कोई और सब्सटेंस होता, मान लो जैसे आयरन है, तो आयरन के लिए ये ग्राफ इस तरफ स्लोप्ड होता। ठीक है, राइट हैंड साइड। तो उसमें प्रेशर इंक्रीज करने पे मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ठीक है, ऑल राइट। ये थर्ड वाले इक्विलिब्रियम के बारे में बताओ। हाँ, नहीं यहाँ पर समर्थ आपका मोल्स ऑफ गैशियस स्पीशीज का एग्जांपल नहीं चलेगा ना, यहाँ पर डेल्टा एनजी डिफाइंड ही नहीं है। लाइक इसका आप क्यूपी केपी लिखोगे तो वो आप क्या बोलोगे, क्योंकि ये सॉलिड और लिक्विड है ना, तो इसमें जो आपका एक्टिविटी का अप्रोक्सीमेशन है वो एक्चुअली isn't something effective for analysis. That's why I have specifically mentioned over here that delta ng is equal to 0 isn't correct. Delta ng here is not defined. इसमें आपको मैथमेटिकली मैं जिस तरीके से अभी तक दिखा आ रहा था वैसे नहीं दिखा सकता। Although if you do want to approach this mathematically you can, but आपको थर्मोडायनेमिक्स में जाना पड़ेगा। एंड ये जो अपन ने गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन ऑब्जर्व करी थी, dg is equal to vdp minus sdt, this will be the indicator, but मैं उस डेरिवेशन में जाना ही नहीं चाह रहा। I don't want to get into that detail. आप सिर्फ इतना स्टेटमेंट ध्यान में रख लोगे आपका काम चल जाएगा। ठीक है, ऑल राइट। ये वाले के लिए बताओ, थर्ड वाले एग्जांपल के लिए ग्रेफाइट और डायमंड के बीच का इक्विलिब्रियम है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। नाउ डेल्टा एच इस रिएक्शन का पॉजिटिव है because of the fact that standard enthalpy of formation of graphite is 0, whereas diamond would be something positive. तो पॉजिटिव माइनस 0 इज पॉजिटिव, तो डेल्टा एच पॉजिटिव है। एंड डेंसिटी के बारे में भी आपको एक फेयर एनफ आइडिया है दैट ग्रेफाइट और डायमंड में किसकी डेंसिटी ज्यादा है। करेक्ट। सो नाउ जो आप बचपन में स्टेटमेंट पढ़ते जाते थे, दैट विल नाउ स्टार्ट मेकिंग अ लॉट ऑफ सेंस टू यू, that formation of diamond from graphite is favored by high temperature and high pressure conditions. पढ़ते हैं ना ये बचपन में, बचपन में क्या इनफैक्ट अभी भी पढ़ते ही हो, टी शर्ट्स पे भी कोट लिखा होता है, पोस्टर्स पे भी कोट लिखा होता है, मोटिवेशनल। समझ में आया ये वाला?
ओके, एक और ट्राई करो, चलो सोडा बनाना है इस बार। सोडा बनाने के लिए वैसे तो इंट्यूटिवली आपको पता है कैसा टेम्परेचर और कैसा प्रेशर होना चाहिए, बट नाउ कैन यू सी इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इक्विलिब्रियम। सोडा बनाना है मतलब CO2 गैस को पानी में डिसॉल्व करना है। तो व्हाट विल इट बी फेवर्ड बाय? व्हाट आर द फेवरेबल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस? लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर कंडीशंस, राइट? तो अब उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपके सामने है। दिख रहा है? ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, लाइक CO2 जब वाटर में जाता है तो वो ऐसे CO2 एक्वस, या जिसको हम लोग H2CO3 कार्बोनिक एसिड बोलते हैं, वो बन जाता है। बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है जिसकी वजह से हीट रिलीज होती है। तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एंड इसका डेल्टा एनजी आप देखोगे तो डेल्टा एनजी इज -1, नेगेटिव है। तो नाउ यू कैन डू योर रेगुलर एनालिसिस दैट lower temperature and higher pressure favor the forward process, that is dissolution of CO2. ठीक है, क्लियर है? ये हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम समझ में आ रहा है? ऑल राइट, एक और एग्जाम्पल है क्या? ठीक है, इतने एग्जाम्पल है। डायमंड वाला एग्जाम्पल दोबारा एक्सप्लेन करूं? डायमंड वाले एग्जाम्पल में क्या है? कहाँ गया? बताओ, क्या नहीं समझ में आया? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर समझ में नहीं आया, इफेक्ट ऑफ प्रेशर समझ में नहीं आया, दोनों ही नहीं आया? प्रेशर तो ये ऊपर वाला स्टेटमेंट देखना ना, यहाँ पर देखो डेल्टा एनजी नॉट डिफाइंड है। solid like delta ng is not defined, so you don't go via the approach of qp and delta ng. What you will go by is this approach, that increasing the pressure shifts the equilibrium towards the more dense phase, right? and यहाँ पे ज्यादा dense phase क्या है? डायमंड। तो प्रेशर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा। समझ में आया? एंड लास्ट एग्जाम्पल में यहाँ पे डेल्टा एनजी नेगेटिव है ना, एक्वस माइनस गैशियस, 0 -1 हो गया ना। तो डेल्टा एनजी अगर नेगेटिव है, राइट, तो आप क्या बोलोगे? पी डिनोमिनेटर में है तो क्यूपी, लाइक प्रेशर बढ़ाने पर क्यूपी कम हो जाएगा, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। और you can just simply say that the equilibrium shifts towards the lesser gaseous moles. Where are lesser gaseous moles? In the forward direction. ठीक है? All right. Now let's come to this last topic of the chapter, simultaneous equilibrium. Now what do I mean by simultaneous equilibrium? ठीक है, इसमें नोटिस करना, टू और मोर इक्विलिब्रियम, ठीक है, टू और मोर इक्विलिब्रियम in the same system with one or more common species.
ठीक है, and that common species should not be solid or liquid. उसके अलावा कुछ भी चलेगा. ठीक है. So let me explain this better in form of certain examples. A plus B is giving C, and C is giving 2D. Is this an example of simultaneous equilibrium? Yes or no? Like एक ही वेसल के अंदर ये दोनों रिएक्शन हो रहे हैं, राइट? तो it is an example of simultaneous equilibrium. Well, apart from the fact that they are happening in the same vessel, notice that C is the common species. ठीक है, all right. A is giving B plus C, B is giving C plus D, D is giving C plus E. ये सब एक ही वेसल के अंदर हो रहा है. Is this the case of simultaneous equilibrium? What are the common species? B, D and C are common species. ठीक है, B is common, C is common. ठीक है, तीनों में इनफैक्ट C तो D is also the common species. ठीक है, the thing is that these common species are to be counted or will matter if they aren't solid or liquid. Solid or liquid रहेगा तो फर्क नहीं पड़ता ना. We don't even consider their activity, so it doesn't really matter. That is what I wanted to say by this statement. That should not be, the common species should not be solid liquid. Okay, then it is not something which is really said to be common. Right? If I have something like this example, A is giving B plus C and D is giving 2E. What about this? Is this a case of simultaneous equilibrium? Not a case of simultaneous equilibrium, because there is no common species between the two equilibrium. ठीक है. Now, ये तो अंडरस्टैंडिंग हुई साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम की. हाँ, क्या कह रहे हो रुद्र? Why is C common if it is not reacting and always being produced? नहीं तो क्या हो गया? कॉमन का मतलब कॉमन होता है ना. रिएक्टिंग प्रोड्यूस्ड मैंने बताया क्या अपनी तरफ से? तुमने अपने मन से कैसे अज्यूम कर लिया कि कॉमन स्पीशीज शुड बी रिएक्टिंग, शुड बी प्रोड्यूस्ड समथिंग समथिंग. कॉमन मतलब कॉमन, एज ट्रिवियल एज इट कैन बी. तुम खुद ही खुद के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो और डाउट बना रहे हो. इतना ही तो लिखा है, मतलब कॉमन वर्ड का लिटरल मीनिंग यूज करना है यहाँ पर. ओके, अब नोटिस करना that if I was to solve these equilibriums, तो notice करना the approach for solving. That is what is the key learning is going to be. Approach for solving
simultaneous equilibrium. Now, let me explain this approach with an example. So, let's say the example is in this way. If we begin with 1 mole each of A and B in a 1 liter vessel, and the following equilibrium are established. क्या क्या इक्विलिब्रियम है? ठीक है, सब गैसियस स्पीशीज मान लो. ठीक है, A plus B is giving C. ठीक है, following all gaseous species are there. इसका Kp या Kc मोल्स और वॉल्यूम दिया हुआ है ना. इसका Kc is say 1 and this C dissociates into 2D. इसका Kc 4 है. ठीक है, और आपको अब सॉल्व करना है. ठीक है, नाउ आप लोग मत सॉल्व करने जाओ अभी. लेट मी एक्सप्लेन हाउ वी हैव टू प्रोसीड विद दिस. बिकॉज आप सॉल्व करने जाओगे तो यू विल गेट स्टक इन एन इनफाइनाइट लूप. कैसे आप बोलोगे कि पहला रिएक्शन हो रहा है, उससे सी प्रोड्यूस हो रहा है, बट फिर सी कंज्यूम भी हो रहा है, तो सी के कंज्यूम होने से पहला रिएक्शन अफेक्ट हो जाएगा, और पहला रिएक्शन अफेक्ट होगा तो उससे दूसरा रिएक्शन भी अफेक्ट होगा, दूसरा रिएक्शन से पहला अफेक्ट हो रहा है. सो आर यू ट्राइंग टू get the point that I'm trying to make? Both the equilibrium are going to influence each other because they have a common species. Correct? So let me write it down over here. Both the equilibrium affect each other as they have a common species. So what is the approach that we are going to take when solving for equilibrium? Now, the approach is don't bother about how things happen before equilibrium is achieved. ठीक है, don't bother about how the equilibrium is achieved. Just focus on post equilibrium calculations. ठीक है, आप उस इनफाइनाइट लूप में जाओ ही मत, जरूरत ही नहीं है. You just have to be focused on post equilibrium calculations. ठीक है, किस तरीके से आप यहाँ पे नोटिस करना ये पोस्ट इक्विलिब्रियम कैलकुलेशंस कैसे रहेंगी. ठीक है, दैट पोस्ट इक्विलिब्रियम our method will be in the following way. Step 1, ठीक है, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप मैनर में लिखा रहा हूं मैं. स्टेप 1, do mole analysis of each equilibrium one after another. ठीक है, this is something which is only to be done on paper. ठीक है,
तो मैं एक के बाद एक करूं, फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इन रियलिटी, ठीक है, प्रैक्टिकली reactions occur simultaneously, ठीक है, एक दूसरे को अफेक्ट करेंगी। बट एज आई सेड, जब मुझे एनालिसिस करना है तो मैं ड्यूरिंग द रिएक्शंस क्या हो रहा है, जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आया, मैं उसके बारे में नहीं फोकस करना चाहूंगा, बिकॉज द मोर आई थिंक अबाउट दैट, द मोर आई विल गेट कंफ्यूज्ड। आई विल जस्ट फोकस ऑन पोस्ट इक्विलिब्रियम कैलकुलेशंस, एंड उसमें मैं एक के बाद एक भी एनालिसिस करूंगा इक्विलिब्रियम्स का, तो आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, ठीक है। देन स्टेप 2, ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप which will need some practice. This step is ensure concentration of common species is same throughout the analysis. ठीक है, कैसे? कॉमन सेंस से, ठीक है। दिस इज समथिंग विच विल रिक्वायर यू टू प्रैक्टिस अ बिट। मैं समझाता हूं, ठीक है। कॉमन स्पीशीज को सेम रखना है थ्रू आउट द एनालिसिस, वो कैसे होगा? लेट मी give you certain examples and show it to you. And then finally, the step 3, solve variables using expression of equilibrium constant, ठीक है। सो अब यहाँ पे ऑब्जर्व करना, ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। सो मैं यहाँ पे स्टेप 1, a plus b was giving c, ठीक है। पहले इसको लिख देता हूँ, started with 1 mole of each, ठीक है, 1 लीटर वेसल के अंदर। अब इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? 1 minus x, 1 minus x, x। तो ये पहले का मैंने मोलर एनालिसिस कर लिया। अब मैं दूसरे के मोलर एनालिसिस पे आ रहा हूँ। C is giving 2D, start and equilibrium, राइट। ये कितना है? x, ठीक है। इसके बाद कर रहा हूँ ना, तो ये x आ गया यहाँ पर, ये कुछ भी नहीं था। इक्विलिब्रियम पे कितना हो जाएगा? से x minus y, और ये 2y। नाउ बिफोर आई start using the Kc and forming the equation, I need to ensure that the common species का concentration is same throughout. So how do I do that? यहाँ पे नोटिस करना, पहले रिएक्शन से x moles of C प्रोड्यूस हुआ एंड दूसरे में y कंज्यूम हो गया, राइट। तो एक्चुअल में C कितना है? कॉमन सेंस क्या बता रहा है आपको? एक्चुअल में C x होगा कि x माइनस y होगा? पहले रिएक्शन से x प्रोड्यूस हुआ और दूसरे में y कंज्यूम हुआ, करेक्ट। तो आपका कॉमन सेंस सही आंसर दे रहा है, दैट C इज एक्चुअली x माइनस y। सो नाउ दैट यू हैव डन द स्टेप 2, अब आप सॉल्व करोगे। Kc will be x minus y upon 1 minus x, 1 minus x, ये Kc1 हो गया, एंड Kc2 will be equal to 2y का स्क्वायर अपॉन x minus y। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया? पार्शियली आया होगा, एक आध एग्जाम्पल और कराता हूं, थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा मॉडिफाई कर करके करेंगे। सो लेट मी टेक अ सिमिलर एग्जाम्पल, थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं इसको। ओके, सो वी हैव द सेम इक्विलिब्रियम एंड थोड़ा सा इसको
यहाँ पे मैं a डाल देता हूँ। ठीक है, अब मुझे सॉल्व करके बताओ। हमने एक के बाद एक एनालिसिस करा इक्विलिब्रियम का, बट दैट डजंट चेंज द फैक्ट दैट दे आर गोइंग टू अचीव इक्विलिब्रियम इवेंचुअली। हो सकता है कि एक रिएक्शन पहले इक्विलिब्रियम अचीव करने की कोशिश करे, दूसरी बाद में करे, बट है तो साइमल्टेनियसली ना। तो इट वुड नॉट मैटर किसको पहले लिखो किसको बाद में लिखो। इसमें आप लोग यही स्टेप्स फॉलो करके, ठीक है, चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे स्क्रीनशॉट लेने जैसा कुछ है नहीं, बट यही एक्स और वाई के टर्म्स में अब इसको सॉल्व करके दिखाओ। मैंने बस ये चेंज कर दिया, सी की जगह यहाँ पर ये ए डाल दिया, एंड फिर हम लोग मैच करेंगे अपना अपना आंसर्स। फटाफट फटाफट करो। ऑलराइट, तो आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। लेट मी प्रेजेंट a plus b is giving c, kc1, right? 1 1 0, this is your start, and equilibrium पे 1 minus x और ये x होगा, right? अब दूसरे रिएक्शन की बारी आती है। a is giving 2d and this is kc2. now what is the start over here? 1 minus x, तो इक्विलिब्रियम पे ये से 1 minus x minus y और ये 2y हो जाएगा। should I start to solve or is there a step in between? Right, there is a step in between. We need to make sure that the concentration of A is same throughout. So should it be 1 minus x or should it be 1 minus x minus y? Correct. It should be 1 minus x minus y. And now you can solve. Now you can write Kc1 will be equal to x upon 1 minus x minus y, 1 minus x, and Kc2 will be 2y का square upon 1 minus x minus y. ठीक है, ग्रेट। अब एक क्वेश्चन आप लोग ट्राई करोगे, ठीक है, होना चाहिए आपसे, शुडंट बी अ बिग चैलेंज, थोड़ा सा डिफरेंट है एज कंपेयर टू व्हाट आई हैव शोन टू यू, ठीक है, बट शुड बी मैनेजेबल। शुरू हो जाओ।
हाँ तरुण, एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल लेके हो जाएगा। करो तो सही, पेन चलाओ, देखो जब तक पेन नहीं चलाओगे तब तक नहीं समझ में आएगा। ऑल राइट, कैसा रहेगा अब यहाँ पे नोटिस करें। ठीक है, एक एक करके चलना है। a प्लस 2b इज गिविंग 3c। ठीक है, पहला है। b प्लस d, ठीक है, थोड़ा जगह छोड़ छोड़ के लिखता हूँ क्योंकि मुझे पता है जगह लगेगी। a b प्लस d इज गिविंग 2e। ठीक है, एंड 3b प्लस 2a इज गिविंग 4f। ठीक है, 3b प्लस 2a इज गिविंग 4f। एक एक करके चलेंगे। यहाँ पे क्या क्या बोला जा रहा है, दैट 3 रिएक्शन साइमल्टेनियस C, E and F at equilibrium are 3, 2 and 4 and 1 liter vessel and A, B, D इनिशियल मोल्स दिए हुए हैं। तो ये 8 मोल्स, ये 8 मोल्स, ठीक है, एंड डी के बारे में 2 मोल्स। ठीक है, जो डी को बाद में देख लेंगे, आ जाएंगे वहां पे। पहले फर्स्ट रिएक्शन पे फोकस करते हैं। ठीक है, 880 दिस वाज स्टार्ट। तो इक्विलिब्रियम पे क्या रहेगा, 8 माइनस एक्स, 8 माइनस 2x एंड 3x। ठीक है, अब नेक्स्ट इक्विलिब्रियम पे आ जाऊंगा। तो b कितना है यहाँ पर, 8 माइनस 2x, ये 2 है, ये 0 है, तो ये कितना रहेगा अब यहाँ पे, लेट्स से y कंज्यूम हो जाएगा। तो 8 माइनस 2x माइनस y, 2 माइनस y एंड 2y। ठीक है, नाउ अब थर्ड इक्विलिब्रियम में b कितना है, b यहां से कितना आ रहा है, 8 माइनस 2x माइनस y, और a कितना था, 8 माइनस x। ठीक है, अब यहां पर इक्विलिब्रियम अटेन हुआ, कुछ z मोल कंज्यूम हो जाएंगे मान लो,
right? 3z moles. So 8 minus 2x minus y minus 3z, और यहाँ पर 8 minus x minus 2z, और ये हो जाएगा 4z. ठीक है, समझ में आया ये कैसे मैंने प्रोग्रेस किया लेफ्ट टू राइट? इज दिस क्लियर विद एवरीवन? अब before I start doing anything else, I need to ensure that species of common or common species are same throughout. तो A और A यहाँ पर कॉमन है. ठीक है, तो एक्चुअल में A कितना रहेगा? Will it be 8 minus x or 8 minus 2x, 8 minus x minus 2z, right? So that will be the A का value. Then B भी कॉमन है. B यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है. What will be the actual value of B? It is 8 minus 2x minus y minus z, minus 3z in fact, minus y minus 3z. ठीक है, इसके अलावा C E ये और तो कोई कॉमन स्पीशीज है नहीं. ठीक है, सो नाउ अब यहाँ पे नोटिस करना 3x is equal to 3, 2y is equal to 2 and 4z is equal to 4. इससे आपका x, y and z आ जाएगा. एंड नाउ KC1, KC2, KC3 आप निकाल सकते हो. ठीक है, आपको एक्स वाई जेड की वैल्यूज पता है, वॉल्यूम 1 लीटर है, तो यू कैन फिगर द रेस्ट आउट. इज दिस क्लियर विद एवरीवन? ग्रेट. अच्छा, बस एक लास्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मैं आपको और बता देता हूँ. एक्चुअली आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आप लोगों में से कोई डाउट पूछेगा, बट ठीक है, आई थिंक स्ट्राइक नहीं किया होगा आप लोगों को. इट हैपन्स, मैंने एक्चुअली वैसा एग्जाम्पल लिया भी नहीं. अगर मैं एग्जाम्पल लेता वैसा वाला तो आप सोचते भी सही. बट let me put that as a note over here, that don't combine simultaneous equilibrium before solving. What do I mean by this? ठीक है, यहाँ पे नोटिस करना. Let me explain this with an example. So यहाँ पर let's say you have this equilibrium, A is giving B plus C. हाँ, मैं वही आपको बता रहा हूँ, एक बार रुक जाओ. एंड दूसरा इक्विलिब्रियम है B is giving C plus D, ये K2 है. ठीक है, एंड क्वेश्चन में आपको दिया है इफ वी स्टार्ट विद 1 mole of A in a 1 liter vessel, then determine equilibrium concentration of all species. ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है. अब नोटिस करना, एक जो मेथड मैंने आपको सिखाया है वो मेथड क्या है? A gives B plus C, B gives C plus D, 1 0 0, 1 minus x, x and x, x 0 0, x minus y, y and y, and you ensure that the common species is same throughout. तो ये आप x plus y कर लोगे और आप लिखोगे K1 is equal to x plus y into x upon 1 minus x, and K2 y into y upon x minus y. Sorry, B is x minus y, x plus y, x minus y. ठीक है, हाँ.
and now you combine, so it makes sense. Now combine, that is if you combine these two तो b cancel out हो जाएगा और आप लिखोगे a goes to 2c plus d, right? So k1 into k2 will be equal to what? C की concentration का square into d upon a की concentration, right? Which will be, अरे C भी तो कॉमन है, मैंने C पे ध्यान ही नहीं दिया, जल्दबाजी। B भी कॉमन था और C भी कॉमन था, पहले ही स्टार्ट कर गया सॉल्व करना, तो ये भी x था। ठीक है, मैं दोबारा लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है, 1 0 0, राइट, 1 माइनस एक्स, एक्स एंड एक्स, एक्स एक्स 0, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, वाई, एंड ये हो जाएगा x माइनस वाई और ये रहेगा x प्लस वाई। ठीक है, हाँ अभी ठीक है। तो ये x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस दिस, एंड ये x प्लस वाई इंटू वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू वाई अपॉन 1 माइनस एक्स, राइट? तो ये आपको दिख रहा है, ठीक है, तो ये आपने सही करा। नाउ कंबाइन आफ्टर एनालिसिस, ठीक है, तो इट विल बी करेक्ट, इट विल मेक सेंस दैट k1 into k2 यू कैन सी नाउ। बट अगर मैं पहले कंबाइन कर लूंगा बिफोर एनालिसिस तो वो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, कंबाइन बिफोर एनालिसिस इज गड़बड़, मेजर गड़बड़। कैसे आप यहाँ पे नोटिस करोगे, मैं लिख दूंगा a इज गिविंग व्हाट, इनको कंबाइन कर लूंगा तो b कैंसिल आउट हो जाएगा, a इज गोइंग टू गिव 2c प्लस d, है ना, और ये k1 into k2 हो जाएगा। और फिर मैं ऐसे लिखूंगा स्टार्ट इक्विलिब्रियम 1 0 0 1 माइनस z 2 z z, एंड मैं अगर ऐसे सॉल्व करने लग जाऊंगा k1 into k2 is equal to 2z का स्क्वायर into z अपॉन 1 माइनस z, दिस इज एब्सोल्युटली गड़बड़। यहाँ पे क्या गड़बड़ हुआ, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द ब्लंडर दैट आई मेड? आई अज्यूम्ड कि b है ही नहीं, और आई कैन से दैट जितना भी प्रोड्यूस हुआ पूरा का पूरा कंज्यूम हो गया। बट ऐसा तो नहीं है ना, कुछ ना कुछ क्वांटिटी बी का हो सकता है डेफिनेटली एट इक्विलिब्रियम, जैसे यहाँ ऊपर शो हो रहा है। तो यू शुडंट कंबाइन बिफोर द एनालिसिस, दैट्स अ ब्लंडर। इज दिस क्लियर? ऑलराइट, चलो ठीक है। सो दिस वो इसीलिए मैंने यश करा है बिकॉज अदरवाइज योर हेड स्टार्ट स्पिनिंग अराउंड। ठीक है, आप थोड़ा सोचो, नहीं होगा तो फिर भी मैं और एक्सप्लेन कर दूंगा बाद में। मेथड 2 में मैंने बस यही करा ना, मैंने दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर लिया, इन दोनों को मैं कंबाइन कर दूंगा तो ये b कैंसिल आउट हो जाएगा ना, a इज गिविंग 2c प्लस d आ जाएगा, और फिर एनालिसिस कर रहा हूँ 1 0 0 स्टार्टिंग में, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है एक ही मोल है, c और d है ही नहीं, तो ये 1 माइनस जेड 2z z हो गया, और फिर मैं z सॉल्व करने जाऊंगा तो ये सब गड़बड़ हो जाएगा, एवरीथिंग विल कम गड़बड़, बिकॉज द एक्चुअल करेक्ट सोल्यूशन इज दिस। ठीक है, बी इसलिए गया ना क्योंकि बी यहाँ पे राइट हैंड साइड पर था, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पर था, तो कंबाइन करूंगा तो वही कटेगा ना। थर्मोकेमिस्ट्री भूल गए क्या तुम?
सी तो एड अप हो जाएगा ना, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे सी है, यहाँ पे भी राइट हैंड साइड पे ही है, कंबाइन मतलब ऐड करा ना मैंने बेसिकली दोनों को, तभी तो के मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ऑल राइट, सो दिस फिनिशेस आवर चैप्टर ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अब हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम का डिस्कशन शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, एंड जो भी आपके डाउट्स रहेंगे वो भी विल टेक केयर, एक एक करके सॉल्व करते जाएंगे। आयनिक इक्विलिब्रियम की खास बात ये रहेगी कि उसमें हर एक क्वेश्चन ही साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का रहेगा, तो कैसे हम मैनेज करेंगे उसको वो आप अब नोटिस करोगे। ठीक है, हाँ अभी आप केमिकल इक्विलिब्रियम का पूरा बुकलेट कर सकते हो। ठीक है, ऑन प्रायोरिटी जो मैंने पिछला होमवर्क दिया था, आई लास्ट क्लास में दिया था, अपलोड किया था ग्रुप पे आज, वो आप ऑन प्रायोरिटी करो ताकि हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस कर पाए, एंड देन बाकी का बचा हुआ बुकलेट भी आप फिर टाइम के साथ साथ करते जाओगे। हाँ तो कल से मतलब, हाँ कल एक्चुअली आयनिक इक्विलिब्रियम, कल अपना क्लास है, मैं आयनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट कर दूंगा, थोड़ा सा डाउट डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग पार्ट थोड़ा सा थियोरेटिकल है आयनिक इक्विलिब्रियम का, लाइक आई विल टॉक अबाउट एसिड्स एंड बेस एंड वाटर एंड पीएच स्केल, तो थोड़ा स्टार्टिंग का पार्ट, वैसे भी कुछ होमवर्क मिलेगा नहीं आयनिक का, तो आप वो टाइम यूज करके केमिकल इक्विलिब्रियम कंप्लीट करना। ठीक है, एटलीस्ट स्टार्टिंग के 2-3 लेक्चर तक आयनिक में कुछ होमवर्क नहीं मिलेगा। चलो, ऑल राइट, थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।